बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लंबरदार, आपने सुना होगा लफ्ज़, लंबरदार है, फ़लाँ गाँव का लंबरदार है। तो ये लंबरदार क्या होता है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या इसकी कोई तनख्वाह वगैरह भी होती है या क्या इसकी ड्यूटीज़ हैं, ये कौन बंदा बन सकता है और कैसे इसको उतारा जा सकता है अपनी ड्यूटी से। तो ये आज इंशाल्लाह टॉपिक है हमारा, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मसलन सबसे पहले लॉ इसको जो डील करता है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो एक्ट है लैंड रेवेन्यू, इसके अंदर बताया हुआ है कि कुछ रूल्स बनाएंगे आप रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। पंजाब में से या किसी भी सूबे में से आप रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो उसके लिए आप रूल्स बनाएंगे। उन रूल्स के अंदर लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 को अगर मुलाज़ा फरमाएं तो उसके अंदर सारा डिटेल के साथ लिखा हुआ है कि ये लंबरदार कौन होगा, इसकी ड्यूटीज़, फंक्शन, अपॉइंटमेंट, सारा कुछ लिखा हुआ है। इन्हीं रूल्स में से चंद एक बातें हम इंशाल्लाह आज करेंगे कि लंबरदार क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर अगर आपने हमारा सुना हो रेवेन्यू के ऊपर, तो वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का सिस्टम कुछ इस तरह से है। हमारे मुल्क को जनाब इतने सूबों में तकसीम किया, हर सूबा जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाया गया है रेवेन्यू के हवाले से। मसलन मिसाल लेते हैं सूबा पंजाब का सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है ना रेवेन्यू इकट्ठा करने के हवाले से वो है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इसने रूल्स आगे बनाए। एक सूबे को आगे हमने डिवीजन्स में तकसीम किया हुआ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन बैठता है, मेंबर्स, आगे डिवीजन में बैठते हैं कमिश्नर, फिर आगे डिवीजन्स को हमने छोटे छोटे अजला में तकसीम किया हुआ है। हर ज़िले के अंदर बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो कलेक्टर से नीचे फिर सब डिवीजन में आ जाते हैं या तहसीलों में आ जाते हैं, उधर बैठते हैं असिस्टेंट कलेक्टर, यानी एसी के पास ये इख्तियारात आमतौर पर होते हैं। उसके बाद तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर पटवारी। तो ये एक रेवेन्यू स्टेट तक, छोटे यूनिट तक, एक गांव तक, तकरीबन मौज़ा तक चली जाती है बात। जब गांव में हम पहुंचते हैं तो गांव के अंदर एक बंदा अपॉइंट किया जाता है। हर एक रेवेन्यू स्टेट के अंदर, छोटे यूनिट के अंदर, मिसाल के तौर पर एक बड़ा सा गांव है, उसकी मिसाल ले लेते हैं, तो वहाँ पर एक बंदा लंबरदार अपॉइंट किया जाता है, जिसका बुनियादी काम, इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने रेवेन्यू इकट्ठा करना है। जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनसे रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करना है। टैक्स इकट्ठा करके तो ये जनाब इसने आगे पहुंचा देना रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, तहसीलदार, तो ये वो ऊपर पहुंच जाएगा जी रेवेन्यू। सबसे प्राइमरी ड्यूटीज़ की रेवेन्यू इकट्ठा करना है। इसे अपॉइंट करना हो जब, तो उस इलाके में से, उस गाँव में से कुछ बंदे सेलेक्ट करते हैं जनाब तहसीलदार ने कुछ बंदे सेलेक्ट किए, और फाइनल हमेशा कौन करेगा, ये करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, ये फाइनल करेंगे ये नंबरदार बनने का अहल है। उसके लिए सबसे प्राइमरी जो उसके पास होना चाहिए, उस गांव का रहायशी होना चाहिए, उस इलाके का रहायशी होना चाहिए जहां का लंबरदार बनना चाह रहा है वो, और फिर उस इलाके का रहायशी हो, साथ ही इसके पास इतनी ज़मीन हो, इतनी ज़मीन का मालिक हो ये बंदा कि जितना टैक्स इस इलाके से इकट्ठा होता है ना, जिसका ये लंबरदार बनना चाह रहा है, तो उस इलाके से जितना टैक्स इकट्ठा होता है उतने पैसों की ज़मीन इसकी मलकियत हो या उससे ज़्यादा हो। ये बुनियादी है इसके लिए शर्त। फिर इसके अलावा जब अपॉइंटमेंट होगी ना, अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि जो लंबरदार है उसका बच्चा लंबरदार बनता है, आगे उसका बच्चा बनता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा एडवांटेज उसको दिया जाता है अगर उसका बेटा हो। जब अपॉइंट करना है, आ जाएं जी, कौन लंबरदार बनना चाहता है, कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है जो उसका इलाके का रिहायशी हो और उसके पास इतनी ज़मीन हो, मालक हो कि जिस पे जितना टैक्स इकट्ठा होता है, इतनी मिल्कियत इसके पास होनी चाहिए। अच्छा, आ गए हैं काफ़ी सारे लोग। अब इनको नंबर दिए जाते हैं। 30 नंबर इस चीज़ के होते हैं कि जिसका वालिद जो है ना वो था अगर नंबरदार, तो उसका बेटा अगर आया ना, फौत हो गया वालिद, तो या बैरून मुल्क चला गया, किसी वजह से वो काम नहीं कर सकता, उसका बेटा आएगा ना, तो बेटों में भी सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है बड़े बेटे को। अच्छा, सबसे बड़ा बेटा आ गया, फ़र्ज़ किया बड़ा और छोटा दो आ गए, बड़े को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। बड़ा बेटा आ गया,
नंबरदार साहब का जो था तो उसका बच्चा आ जाए तो उसको 30 नंबर दिए जाते हैं। इस वजह से अब इसीलिए कहते हैं कि नंबरदार का बच्चा ही नंबरदार बनता है, ज़रूरी नहीं है। बहरहाल इसको 30 नंबर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा कि ये नंबरदार का बच्चा। 30 नंबर इस चीज़ के होते हैं कि अक्सरियती कम्युनिटी जिस इलाके का नंबरदार हमने बनाना है, ये नंबरदार साहब बन रहे हैं इस इलाके में जो अक्सरियती बरादरी रहती है। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में अराई बरादरी ज़्यादा है, मुग़ल बरादरी ज़्यादा है या कोई और, तो अब जो बरादरी ज़्यादा लोग हैं ना उनका बच्चा आएगा तो इसको 30 नंबर मिलेंगे जी। 30 नंबर इस चीज़ के हैं कि अक्सरियती बरादरी, क्योंकि अक्सरियत जहाँ पे है तो ये अक्सरियत लोग इसकी बरादरी के हुए तो अच्छे तरीके से उनसे मिल लेगा, चला जाएगा डेरों पे, घरों पे, जैसे भी करना हुआ तो इसके लिए आसानी होगी। 30 नंबर इस चीज़ के अक्सरियती कम्युनिटी में से अगर कोई बच्चा आता है 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर सेकंड कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी, दूसरे नंबर पर बड़ी कम्युनिटी, दूसरे नंबर पर बड़ी कम्युनिटी से कोई बच्चा आया है तो इसको हम 30 की बजाय 15 नंबर दे देंगे। फिर इसके बाद तालीम उसकी चेक की जाएगी। तालीम के अगर उसने मैट्रिक किया या मैट्रिक से ज़्यादा है तो उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर मैट्रिक से कम है तो फिर इसको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसके भी 10 नंबर होते हैं कि देखा जाएगा कि बंदा फिट है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा गुर्बत और इफलास तो नहीं है कि बेचारा लोग इसे डांट देंगे। इसके भी 10 नंबर उसको दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा 10 नंबर इस चीज़ के दिए जाते हैं कि ये जो फार्मिंग है, काश्तकारी है, इसके बारे में कुछ मालूमात रखता है। जो ज़्यादा मालूमात रखता है उसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 10 नंबर इस चीज़ के होते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है, कोई बंदा भी अप्लाई कर सकता है जो लैंड ओनर हो उस इलाके में, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन थोड़े से नंबर ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो नंबरदार का बेटा हो, तो इस तरह अपॉइंट किया जा सकता है। जो सबसे कोई रेवेन्यू स्टेट बनी है, सबसे पहला नंबरदार उधर अपॉइंट हो, उसको कहते हैं ये फर्स्ट नंबरदार है, फर्स्ट नंबरदार। उसके बाद फिर जितने भी बाद में बनते तो वो सारे सेकंड नंबरदार होते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि नंबरदार जो है आर्जी तौर पे फ़र्ज़ किया हज करने चला गया, छुट्टी पे चला गया, तो उसकी जगह पर हम एक सरबरा नंबरदार अपॉइंट कर देते हैं। सरबरा नंबरदार जो होता है वो फॉर द टाइम बीइंग कुछ वक्त के लिए उसे अपॉइंट किया जाता है। इसी तरह आर्जी एक होता है नंबरदार। आर्जी नंबरदार वो होता है कि जो फ़र्ज़ किया कि नंबरदार फौत हो गया है तो या किसी वजह से जॉब नहीं कर रहा, छोड़ दिया, उसकी जगह पे अब नए एडवर्टीज़मेंट आ गई है, सिलेक्शन हो रही है, मीनवाइल उस दौरान चंद दिनों के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो कैटेगरी आर्जी तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं इनको भी पे किया जाता है। सैलरी कितनी होती है जी नंबरदार की? सैलरी नहीं होती, बल्कि इनका जितना कलेक्शन रेवेन्यू इकट्ठा कर लेता है किसी इलाके में से, उसका 5% इसको पंचोतरा कहते हैं। इसको जनाब नंबरदार साहब ने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया तो 5,000 बीच में से इनको दिया जाता है, पंचोतरा इनको दे दिया जाता है, इनका हिस्सा शेयर होता है। इसी तरह पानी अगर लगा हुआ है, आबियाना इकट्ठा करना है, सरकारी पानी इस्तेमाल किया तो ये आबियाना इकट्ठा करते हैं, 3% इनको बीच में रखना होता है। तो इस तरह से ये इनका होता है। लेकिन आर्जी तौर पर कोई नंबरदार अगर अपॉइंट किया हुआ है तो फिर उसको 2.5% मिलता है, 5% नहीं मिलता। औरत की बात करें तो औरत को प्रेफर नहीं किया जाता कि ये नंबरदार बने। उसकी वजह ये है कि औरत हर जगह डेरे पे जाके मुलाकातें करना, इकट्ठा करना, फिर और भी काफ़ी ज़िम्मेदारी होती हैं इसकी, तो वो सूटेबल नहीं समझी जाती। लेकिन एक सूरत है कि अगर औरत किसी पूरी रेवेन्यू स्टेट की कली मालिक है जनाब, तो वो फिर औरत जो है जिस सिर्फ अकेली मालिक है, तो इसको फिर नंबरदार उस स्टेट का बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ औरत को अवॉइड किया जाता है कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, आना जाना, मुलाकातें डेरों वगैरह पे करनी, तो सूटेबल नहीं समझा जाता। नंबरदार जो है ये ज़मीन का मालिक होना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, 4 एक्सेप्शंस हैं कि जिसमें नंबरदार के पास उस इलाके की ज़मीन का मालिक नहीं भी है तो फिर भी उसको नंबरदार अपॉइंट किया जा सकता है। वो कैसे? नंबर 1, अगर किसी रेवेन्यू स्टेट में, किसी इलाके में अक्सरियती रकबा गवर्नमेंट का अपना है, तो गवर्नमेंट के रकबे के ऊपर
गवर्नमेंट कहती है कि हम किसी बंदे को ये टेनेंट के तौर पर दे देते हैं, तो गवर्नमेंट ने किसी को दिया हुआ है काश्त करने के लिए टेनेंट के तौर पर, तो ऐसा बंदा टेनेंट जो है इसको हम लंबरदार उस स्टेट का अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुद नहीं होती, फिर उस बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है। दूसरा, अगर किसी इलाके का अक्सरियती ज़्यादातर रकबा जो है जंगल पर मुश्तमिल है, तो जंगल वो सरकार ने वो जंगल लीज़ पर दे दिया किसी बंदे को, तो ऐसा लेसी जिसको लीज़ पर जंगल दिया हुआ है उसको भी लंबरदार अपॉइंट किया जा सकता है। फिर अगर कोई लंबरदार ऐसा है कि वो अपनी ज़मीन को कब्ज़ा के साथ मॉर्टगेज कर देता है, तो ये कब्ज़ा के साथ किसी बंदे को मॉर्टगेज कर देता है, तो फिर जो नया बंदा जिसको मॉर्टगेज किया इसने और कब्ज़ा भी दे दिया अपनी ज़मीन का, नया जो बंदा जो कब्ज़ा लेता है, ये बंदा भी लंबरदार अपॉइंट हो सकता है। बहुत सूरतों में कोई लंबरदार था, उसकी ज़मीन है, तो लैंड एरियर्स के तौर पर उसकी जो है ज़मीन उसको अटैच कर लिया जाता है, उसको किसी और बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है कि ये जनाब आप काश्त करें। अब जिस नए बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र किया है, ये बंदा भी नंबरदार बन सकता है। ये 4 एक्सेप्शन थी। अब नंबरदार की ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि इसके अलावा, यानी एक तो आपने सुन लिया कि रेवेन्यू इकट्ठा करता है, इसके अलावा क्या ड्यूटीज़ है। नंबर 1, इलाके से लैंड रेवेन्यू जमा करना। नंबर 2, जो भी लैंड रेवेन्यू जमा करना उसकी रसीद जारी कर सकता है ये। नंबर 3, अगर इस किसी भी इलाके में सरकारी रोड है, सड़क है, तो उसको कोई डैमेज करता है, उस पर कब्ज़ा करता है, इंक्रोचमेंट करता है, तो फिर ये तहसीलदार को इतला देगा लंबरदार कि ये जनाब फ़लाँ जगह पे इस तरह इंक्रोचमेंट वगैरह हो रही है। सरकारी बिल्डिंग है इस इलाके में, तो उसके बारे में लंबरदार जो है वो इतला देगा कि जनाब वो फ़लाँ बिल्डिंग है, उसको फ़लाँ बंदा नुकसान पहुंचा रहा है। कोई जनाब आपका पानी का सिस्टम है, नहर है, कोई और वहाँ से गुजर, उसको कोई तोड़े, डैमेज करे, उसकी इतला देगा। वबा आ जाती है जानवरों की या इंसानों की, उसके बारे में भी लंबरदार जो है पटवारी को कॉल करके बताएगा कि जनाब यहाँ पे फ़लाँ वबा आ गई। किसी बंदे की जो लैंड ऑनर था तो उसकी डेथ हो जाती है, उस सूरत में भी पटवारी को बताएगा कि जनाब वो फ़लाँ बंदा था, उसका हक था ज़मीन पे, तो वो फोत हो गया, उसकी इतला देगा। इसी तरह आर्मी ने कहीं आना जाना है, गुजरना है, तो फिर भी इससे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये उनको, फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने अगर इस इलाके में आना है तो अपना फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं, ये उनको भी असिस्ट करेगा। इसी तरह अगर अपॉइंटमेंट बाद दफ़ा होता है, अपॉइंटमेंट करनी है जनाब आर्मी के अंदर, तो फिर भी इससे मशावरत की जाती है करैक्टर वगैरह जानने के लिए, जिसकी मर्ज़ी ये चुगली भी लगा सकता है। एनी हो, तो फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने कोई सम्मन, कोई नोटिस भेजना है इस इलाके में, तो फिर भी इसकी ड्यूटी है कि उसकी वो करवाए, तामील करवाए, सम्मन की पहुंचाए उस बंदे तक। इसको जदीद तरीका काश जो है उससे अवेयर करना है आवाम को कि जनाब ये जदीद टेक्निक्स हैं, इन पे अमल करें तो आपकी फ़सल अच्छी होगी, आप कामयाब हो सकते हैं, आवाम को बताना है। अब ये थी इसकी कुछ ड्यूटीज़। बहुत सूरतों में इसे रिमूव भी किया, ये नहीं कि लंबरदार बन गया गाँव का तो बन ही गया, ऐसा नहीं है। कुछ सूरतों में इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब रिमूव कर सकते हैं कि इसे ख़त्म करो जी, ये बंदा नहीं सूटेबल। 5 सूरतों में तो पक्का इसको रिमूव करना ही पड़ेगा हर हाल में, और कुछ ऐसी हैं उसमें डिस्क्रिशन होती है करो या ना करो। 5 सूरतें जिसमें ज़रूर इसको रिमूव करना सर्विस से, वो कौन सी हैं? सबसे पहले, अगर गैर अखलाकी सरगर्मियों में, गैर अखलाकी जराइम में ये इस बंदे को कोई अदालत 6 महीने की सज़ा दे दे, तो फिर ये बंदा यकीनन इसको लंबरदारी के ओहदे से रिमूव कर दिया जाएगा। फिर अगर इसके पास ज़मीन, एक बुनियादी चीज़ थी, ज़मीन की मिल्कियत होना चाहिए उस इलाके में, ज़मीन की मिल्कियत नहीं रही, इसने सेल कर दी है जिसकी बेसिस के ऊपर ये बना था, अब ये फिर रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर मालिक नहीं भी बाद दफ़ा होता, तो मैंने अर्ज़ किया ना कुछ 4 एक्सेप्शंस कि मालिक नहीं है लेकिन किसी वजह से हक किसका था ज़मीन पर, हक की वजह से वो हक छीन जाए इससे, इसने किसी से ज़मीन जैसे मॉर्टगेज ली हुई थी तो वो ख़त्म हो गया, तो अब इसकी लंबरदारी भी ख़त्म हो जाएगी। लीज़ पे लिया हुआ था इसने जंगल, तो लीज़ ख़त्म हो गई है, अब इसकी लंबरदारी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बंदा मॉर्टगेज करता है अपनी ज़मीन को, साथ कब्ज़ा देता है दूसरे बंदे को,
अब इसने तो जिसकी बेसिस के ऊपर ये लंबरदार साहब थे, इनके पास जनाब ज़मीन का कब्ज़ा था, तो मलकियत थी, इसने ही मॉर्टगेज कर दी, साथ कब्ज़ा भी दे दिया दूसरे बंदे को, खाली हाथ बैठा हुआ। अब ऐसे बंदे को भी ज़रूर रिमूव करना पड़ेगा। बाद दफ़ा लैंड एरियर्स के तौर पर इसकी ज़मीन लंबरदार की अटैच कर ली जाती है, किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब ये खाली हाथ हो गए, फिर भी इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ज़मीन की वजह से 4 ऐसी बातें हैं कि ये ज़रूर रिमूव किया जाएगा, और एक ऐसा है कि गैर अखलाकी इस पे जराइम में 6 माह तक इसको कैद की सज़ा हो जाए, लाजमी रिमूव किया जाए। अब एक्सेप्शनल कुछ ऐसी हैं कि जिनके अंदर ये डिस्क्रिशन होती है, वो चाहें तो रिमूव करें, चाहें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब रिमूव इसको ना करें। वो क्या है, क्रिमिनल केस कोई चल पड़ा इसके ख़िलाफ़, डिस्क्रिशन अब करें ना करें। मनशियात या फूड वगैरह को स्मगल कर रहा है, चाहें तो इसको रिमूव करें ना करें। फिर ये बंदा सुस्त है, मेंटल फिज़िकल हेल्थ इसकी ख़राब हो गई है, तो फिर भी इसको चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, चाहें तो रख सकते हैं। इसके ऊपर कोई कर्ज़ा चढ़ गया, कर्ज़ा मकरूज़ हो गया, बहुत सारे कर्ज़े इसने ले लिए, और समझते हैं कि यार इतने सारे कर्ज़े लंबरदार साहब पे चढ़ गए हैं, अब ये बेचारे की ज़मीन तो इतनी है नहीं जितने कर्ज़ ले लिए इसने। अब इनकी डिस्क्रिशन, चाहें तो इसको रिमूव करें, चाहें तो रहने दें। कोई गैर आइनी तहरीक चल पड़ती है जी मुल्क के ख़िलाफ़, कि उसका ये हिस्सा बन जाता है, कहते हैं हाँ जी होना। भाई मुल्क के साथ चलना है आपने, आप तो रेवेन्यू इकट्ठा करके देना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गैर आइनी तहरीक है, आप उसका हिस्सा बन गए, फिर भी डिस्क्रिशन है यार इसको रिमूव ना कर दें, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो इन सूरतों में ये रिमूव भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से लंबरदार कैसे पॉइंट होता है, इसकी कैसे एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, इसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, तो ये सारा, इसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में और जहाँ चाहें शेयर किया करें, और कमेंट करके बताया करें कि शेयर किया, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच।